नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार जो कि फ्लैट है, निफ्टी फ्लैट, सेंसेक्स फ्लैट, निफ्टी बैंक फ्लैट, मिड कैप इंडेक्स फ्लैट, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स पे आधा % के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। करीब करीब 1800 शेयर तेजी में है और 800 शेयर मंदी में कामकाज कर रहे हैं। यानी हर एक शेयर की गिरावट सामने 2 शेयर जो कि तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बाजार एक वेट एंड वॉच मोड के अंदर है, जहां पर 56th जो मीटिंग है जीएसटी काउंसिल की वो चल रही है और एफएम की अध्यक्षता में मीटिंग चलते हुए दिखाई पड़ रही है। इससे ठीक पहले आज खरीदारी है मेटल में 2.5% ऊपर, फार्मा 1% ऊपर, पीएसयू बैंक आधा % ऊपर। हालांकि आईटी आज 1.5% नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आज हम बातचीत करेंगे अपने जानकारों से मार्केट्स को लेकर भी, और सबसे पहले हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज हैं अंशुल जैन सर, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स पर। तो जैन साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सॉरी पहले तो आपसे भेंट मुलाकात नहीं हो पाई आपके दिल्ली टूर में। मुझे पता चला आपने सरप्राइज टूर दिया दिल्ली में, लेकिन आपसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। सो बहुत बहुत माफ़ी उसके लिए और बहुत बहुत शुक्रिया ऑफिस आने के लिए, समय निकालने के लिए, हमारे साथ हिस्सा बनने के लिए। अब मार्केट कैसा देख रहे हो जैन साहब, क्या लग रहा है बाजार? सर धन्यवाद। और मुझे पता चला आप भी कहीं गुप्त यात्रा पे गए थे, एकदम गुप्त स्थान पे। नहीं, गुप्त नहीं था सर। वो गुप्ता जी ने बुलाया था इनफैक्ट। गुप्त की जगह कोलकाता में तो नहीं वहां गया हुआ था, वहां से आया हूँ। नहीं, गुप्ता जी ठीक है, भाभी जी को पता है ना कहाँ गए थे? हाँ हाँ सर, सबको पता है ऐसा, क्योंकि काम ऐसा है कि आप कहीं नहीं दिखोगे तो भी पता चल जाएगा आप कहाँ पे बैठे हुए हो। सो कुछ कर नहीं सकते, हमारा तो प्रोफाइल ही ऐसा है। खैर आप बताओ कैसे। अच्छा, आप तो कल शाम को ही पहुंचे होंगे ना वाराणसी? अरे कल तो सांसें अटक गई थी सर, दिल्ली से उड़े तो इतनी बारिश, पूरे रास्ते में बारिश, वो प्लेन ऊपर नीचे गड़गड़ गड़गड़ करते हुए जब बनारस लैंड हुआ तो इतनी बारिश। मतलब कल तो बिल्कुल यहाँ पे जान अटकी हुई थी कि हो गया खेल। नहीं सर, अरे जान हमेशा वहीं अटकी होती है, हमें पता उस दिन चलती है जब मुसीबत आती है। ऐसा कुछ नहीं है। वो मतलब द ओनली रीजन फॉर डेथ इज योर बर्थ। तो इतना कोई लोड नहीं लेना है, वो तो होना ही होना है जीवन में। उसको छोड़िए, वो अच्छा ही होगा सब, बहुत सोच के चलिए। खैर मार्केट कैसा लग रहा है? जान अटकी हुई है क्या आज यहाँ पर भी? मार्केट में बैंक निफ्टी खेल खराब कर रही है सर। बैंक निफ्टी अपने रेंज के लोअर एंड 53,500 को प्रोटेक्ट तो कर रही है, लेकिन बाउंस बैक में स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। और मैंने ये पिछले हफ्ते से नोटिस कराना चालू कर दिया है। एचडीएफसी बैंक का स्टॉक स्प्लिट बोनस और ये जो लिक्विडिटी बढ़ेगी नंबर ऑफ स्टॉक्स की, स्टॉक स्प्लिट और बोनस की वजह से रिलायंस और बजाज फाइनेंस नहीं संभाल पाए हैं, तो एचडीएफसी से भी मेरे को बहुत उम्मीद है नहीं। तो बैंक निफ्टी पे कुछ समय दबाव रहेगा। सामने ऑटो इंडेक्स ने 24,173 का ब्रेकआउट देके 25,544 कंप्लीट किया था, अब उसके ऊपर एक्सटेंशन दे रहा है। और साथ में मेटल इंडेक्स भी 9,630 के ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करने लगा है। तो बैंकिंग की जो कमी है ऑटो और मेटल मिला के पूरी करेंगे तो निफ्टी तो स्ट्रेंथ रहेगी। कल जो शॉर्ट टर्म टारगेट था 24,760 का, 756 का हाई बना के ऑलमोस्ट टेस्ट भी किया है, बट निफ्टी में स्ट्रेंथ रहेगी। बैंक निफ्टी अब थोड़ा सा दबाव में रहेगा। तो मैं अब अगर इंडेक्स प्ले करना है तो मैं निफ्टी ज्यादा प्ले करूंगा कुछ समय, जब तक एब्जॉर्प्शन पूरा नहीं होता है। इसके नहीं तो साथ जी जैन साहब, जी आप बोल रहे हो निफ्टी में स्ट्रेंथ रहेगा, बैंक निफ्टी में नहीं रहेगा, तो स्ट्रेंथ आएगा कहां से? आईटी रिलायंस? मेजरली तो रिलायंस की वजह से आएगा, साथ में ऑटो और मेटल की वजह से आएगा। और जो नेगेटिविटी आईटी दे रहा था वो एटलीस्ट खत्म कर देगा, तो या तो न्यूट्रल रहेगा या थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। तो मेजर पॉजिटिविटी सबसे बड़ी रिलायंस, उसके बाद ऑटो एंड मेटल, और आईटी कुछ हद तक न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहेगा। और बैंकिंग साइडवेज टू हल्का सा बेरिश रहेगा। तो अगर बैंकिंग साइडवेज भी रह जाती है तो निफ्टी अपना काम आराम से कर लेगी। बस बैंक निफ्टी खेल ना खराब करे, वो अपना नॉर्मली अगर स्थिर बैठा रहे यही 53,500 के आसपास, तो निफ्टी अपना काम आराम से कर लेगी। तो अगर निफ्टी ऑटो और स्टील या मेटल अगर सपोर्ट करता रहा तो बाजार में शायद जो तेजी है वो और एक्सटेंड करते हुए दिखाई पड़े। जरा निफ्टी गेनर लूजर लेकर आइए स्क्रीन पर। आज कहां से खरीदारी है, कहां से बिकवाली? इनफैक्ट आज है भी मेटल का ही दिन। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील दोनों के दोनों निफ्टी के टॉप गेनर्स के तौर पर शुमार होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जहां पर एक अच्छी खरीदारी आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है। हिंडाल्को तीसरा नाम, टाइटन चौथा नाम जहां पे खरीदारी है।
बिकवाली वाली साइड पे अगर कुछ शेयरों की बात की जाए तो सबसे पहला आता है इन्फोसिस, एचडीएफसी लाइफ, टीसीएस और एक्सिस बैंक, जहां थोड़ी बहुत बिकवाली है। इसके अलावा आज मिड कैप के टॉप गेनर्स में सबसे ऊपर नाम शुमार है यस बैंक का, सेल का, ग्लेनमार्क का, नाल्को का, जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। टूटने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज बिकवाली वाली साइड पर आज फिनिक्स है, एमआरएफ है, इंडस टावर है, एबीएफआरएल है, जहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप साइड पर आज जहां खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें प्रोमिनेंटली पिरामल फार्मा, तेजस नेटवर्क, आईटीआई, हिंदुस्तान कॉपर, जहां पर खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड पर आज जहां पर थोड़ी बहुत बिकवाली देखने को मिल रही है उसमें एस्टर डीएम है, जेंसार टेक है, एचबीएल इंजन है और गार्डन रीच है, जहां पर बिकवाली का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जैन साहब, दोनों प्रोमिनेंट नाम जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील, टाटा स्टील तो आपका ऑल टाइम फेवरेट है, पहले भी आपने इस पर कई बार ट्रेड किए हैं, क्या करना चाहिए? सर मिडल इंडेक्स तेज लग रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील में बेजिंग अप पैटर्न है, तो मैं उसको नहीं चुन रहा हूँ। मेरा बेस्ट पैटर्न अभी भी उसी में है। टाटा स्टील सुबह भी जब शो पे में लाइव था 161 रुपए के आसपास मैंने बोला था कि 166 का कपनैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट का लेवल है, वहां तक चला जाएगा। ब्रेकआउट बनेगा नहीं बनेगा या यहाँ पे और एक कंसोलिडेशन करेगा, ये पहुंचने के बाद पता चलेगा। तो पहुंच तो गया है, अब क्या करता है उस पर डिपेंड करेगा। बट टाटा स्टील अभी भी 225 240 के टारगेट में कोई दाग नहीं है। समय 19-20 हो सकता है, लेकिन लेना वही है, मैं वही लूंगा। दूसरा बेस्ट काउंटर आता है हिंडाल्को, तीसरा बेस्ट काउंटर आता है वेदांता। तो दर्शकों के लिए वेदांता और हिंडाल्को है, मेरे पर्सनल ट्रेड के लिए टाटा स्टील रहेगा, क्योंकि दुनिया जानती है कि जब भी टाटा स्टील में ब्रेकआउट आता है तो मैं टाटा स्टील प्ले करता हूं। और सर अगर आपके पास 1-1.5 मिनट का समय हो तो 2-4-6 अपडेट थे, 2-4-6 नए वो शेयर थे, तो वो बता दूं फटाफट। नहीं नहीं, जरूर सर, जरूर बोलो ना। एक पुराना मनी लाइन पे डिस्कस हुआ है, डेक्कन, उसमें टारगेट हो गया 7% का एफडी का पैसा मिल गया। नावा में मिल गया। जयकॉर्प आज सुबह ही बाय दिया था, इंट्राडे में लगभग 8-9% चल गया। मेट्रोपोलिस में पुराना था, उसमें रिस्क फ्री हो गए। डिलीवरी में रिस्क फ्री हो गए। अरविंद फैशन में आज रिस्क फ्री हुए। नेट वेब सुबह ही बाय दिया था, वो भी लगभग 7% इंट्राडे चल गया है। डेटा मैट्रिक्स में रिस्क फ्री हो गए। यथार्थ में रिस्क फ्री हो गए। रेट गेन में रिस्क फ्री हो गए। ये आपका महाराष्ट्र स्कूटर में हो गए, प्रीकॉल में हो गए। नेटवेब सुबह ही दिया था, अभी जस्ट टारगेट डन हुआ है 7% का। तो ये तो पुराने हैं। अब एक चीज नोट करने की है, पहला एक स्टॉक है सम्मान कैपिटल, जो पहले शायद इंडिया बुल हाउसिंग के नाम से था। पिछले 15 दिन में देखेंगे तो 4 इंस्टीट्यूशन कैंडल्स आई हैं। आज सुबह अपने क्लाइंट्स को बाय दिया है 140 रुपए में। यहाँ पे मेरे को एक 7-8% की अपसाइड दिख रही है। लगभग जितने स्टॉक्स में टारगेट अचीव हुआ है सब में इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम था, उसी तरह का इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम सम्मान कैपिटल में भी है। तो हो सकता है 2-4 दिन 5 दिन लगाए, हफ्ता भर लगाए, बट आपको 7-8% का रिटर्न आराम से मिलना चाहिए। इसके अलावा एथेनॉल स्टोरी बड़ी तेजी से चल रही है। रेणुका शुगर में 4000% वॉल्यूम राइज है। अगर 4-5 दिन इनसाइड बार बनी तो रेणुका शुगर बाय दूंगा। दामपुर शुगर में 2500% वॉल्यूम राइज था। इसमें अगर 1-2 दिन इनसाइड बार बनी, द्वारकेश शुगर में सॉरी, इसमें अगर इनसाइड बार बनी तो बाय दूंगा। एक स्टॉक जो क्लाइंट्स को बाय दिया हुआ है शुगर में 3 दिन से, और वो ऑलरेडी 13-14% ऊपर है हमारे बाय दिए से, बट यहां से भी 60-70% अपसाइड दिख रही है। उसका चार्ट लगाइए, और उसका चार्ट आप कम से कम 5 डे का लगाइएगा। दवांगरी शुगर, DAVANGERE, दवांगरी शुगर। आप एक बार लगा लीजिए तो फिर बताता हूँ। नहीं, ये गलत लगाया है, ये गलत लगाया। 3 रुपए के आसपास चल रहा है, 4 रुपए के आसपास। दवांगीरी जी, 4 रुपए का। हाँ 4 रुपए वाला। 4 रुपए इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि स्टॉक स्प्लिट हुआ है, वो 4 रुपए है नहीं, प्री स्प्लिट रेट ज्यादा था। अब क्या हुआ है, 3 दिन में इसमें आया तगड़ा वॉल्यूम, 300-350% वॉल्यूम राइज। अब ट्रैवलिंग में था तो मैं मनी 9 पे दे नहीं पाया, अपने क्लाइंट्स को दिए है, वहां से लगभग 15% ऊपर है। बट अभी भी यहां से इस स्टॉक में पूरा पोटेंशियल है 50-70% अपसाइड ले जाने का। आज का वॉल्यूम है 140 मिलियन का, 4692%, यानी ये चारों दिन का वॉल्यूम इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम है। जैसे सम्मान कैपिटल या जितने में हमारे टारगेट अचीव हुए हैं सब इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम के बाद कंसोलिडेशन जब आई थी तब हमने बाय दिया था। इसमें भी वही है, सुबह भी शो पे बाय दिया था, तब 370 के आसपास था, 392 आ गया है। ये स्टॉक का एक रेजिस्टेंस है 5 रुपए, बट टारगेट बनता है 6 रुपए 34 पैसे। तो अगर 6-8 महीने का समय देते हैं स्टॉक को, आराम से यहाँ से 50% का अपसाइड आपको मिल सकता है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर,
क्लाइंट लॉन्ग है, 15% ऊपर उनकी प्रॉफिट ऑलरेडी है। बहुत जल्दी में प्रॉफिट बुकिंग नहीं देने वाला। ये वो 7-8% या एफडी वाला पैसा नहीं है, ये वेल्थ क्रिएशन जिसको कहते हैं वो वाला है। तो 40-50% की अपसाइड मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। 4 से 6 महीने समय पकड़ सकता है, उसके पहले ही आ जाएगा। थोड़ा टाइम बाई करके चल रहा हूँ, 4 से 6 महीने का समय लगेगा। तो एक सम्मान कैपिटल देखिए शॉर्ट टर्म गेन के लिए, एक दवांगरी शुगर देखिए 93 डेज का बेस ब्रेकआउट है और चारों दिन इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम जबरदस्त है। तो ₹6.34 वीकली स्विंग आई है, वहां तक जा सकता है ये। एक शुगर की बात उठी है तो जरा जैन साहब उगार शुगर को देखना। यहाँ 40 रुपए प्रमोटर बहुत एक्टिवली बाय करके बैठा है और करा ही है उन्होंने, हाल फिलहाल में बहुत बड़ी क्वांटिटी लिया है। सो ये कैसा दिख रहा है? सर देखिए, लगभग 4 दिन से अगर आप देखेंगे सभी शुगर काउंटर में बढ़िया वॉल्यूम राइज है और इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम राइज है। उसी कड़ी में उगर शुगर में भी कल 647% वॉल्यूम राइज था 1.4 मिलियन का, और ये बॉक्स बना रहा है, बॉक्स के लो से चला है और चलते हुए वॉल्यूम आया है। तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि चूंकि आप बॉक्स लो से वॉल्यूम के साथ चले हो तो आप जाओगे कहां पे, बॉक्स हाई तक। क्योंकि आपको याद है बॉक्स पैटर्न में सबसे ज्यादा प्ले करता हूं। 76 डेज का बॉक्स है, नीचे से चला है, बॉक्स हाई है इसका ₹52.37, वहां तक चला जाएगा। उसका ब्रेकआउट लेता है तो फिर तेजी बनेगी। तो मेरी टॉप लिस्ट दवांगरी शुगर में बाइट दे चुका हूं, क्लाइंट्स ऑलरेडी लॉन्ग है। अगले में रेणुका, द्वारिकेश और उगर शुगर, ये तीन मेरी लिस्ट पे बिल्कुल टॉप पे हैं। इनसाइड बार, अगर आज तो इनसाइड बार है ही तीनों में, अगर ये 4 से 5 दिन इनसाइड बार रह गया तो सभी में 7-8% वाली एफडी वाला गेन वाला पैसा बनेगा। तो ये शुगर सेक्टर इस समय मेरी टॉप लिस्ट पे है। तो शुगर में एक बढ़िया कमबैक तो आया है, जरा वो स्टोरी को फर्दर प्ले कर सकते हैं अलग अलग स्टॉक्स के थ्रू। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे दर्शकों के सवालों पर। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी जैन साहब से किसी भी शेयर को लेकर उनकी राय जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अलग अलग माध्यम आपकी स्क्रीन पर आएगा। 9311211874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल आईडी है, और साथ ही साथ आप ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब यानी कि एक्स, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा मेंबरशिप भी ले सकते हैं डायरेक्टली। आप 3 मेंबरशिप प्लान्स आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ेंगे, इनके जरिए भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और सीधे सीधे हमारे साथ जुड़िए और कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। सबसे पहला सवाल हमारे पास आया है अंकुर जैन साहब का। इन्होंने इंडी क्यूब स्पेस के ऊपर एक राय पूछी आपकी, इन्हें करना क्या चाहिए? इंडी क्यूब सर, एक बार स्पेलिंग बताएंगे क्या मेरे को? INDIQUBE। हाँ, इंडी क्यूब स्पेस मिल गया। वॉल्यूम तो ठीक है, नया काउंटर है, एनएससी पे डेटा मेरे पास ज्यादा नहीं है, 30 जुलाई से ही है। हालांकि ये 31 जुलाई को जो हाई बना था ₹233.50, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अगर 233 230 की जोन प्रोटेक्ट होती है तो 250 255 तक मिल सकता है। वॉल्यूम थोड़ा सा ड्राइड अप कैटेगरी में है, तो अगर वॉल्यूम के साथ आज निकाला होता 233 तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट होता। बट नॉनदलेस जैसा आपका पैटर्न है, अगर 230 टिका रह गया तो 250 मिलेगा। तो जाने को 4-5 रुपए है, आने को 20 रुपए है, तो उस हिसाब से ठीक ठाक ट्रेड बन रहा है। तो आपके लिए एक ठीक ठाक ट्रेड बन रहा है, आपको लेवल बताए गए उनको आप फॉलो कर सकते हैं। साईं प्रवीण साहब का एक सवाल आया है, थैंक यू प्रवीण साहब। JSW सीमेंट इन्होंने ले रखा है 145 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए इसमें? JSW सीमेंट नई लिस्टिंग है सर, नई लिस्टिंग है, अभी आईपीओ बेस बनना स्टार्ट नहीं हुआ है। देखिए, मैं सीमेंट पे एक्सट्रीमली बुलिश हूँ। मेरे को अगले 2 साल में सीमेंट में सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। स्टार सीमेंट वगैरह में तो हम कितनी बार प्रॉफिट बुक करा चुके हैं। वैल्यू बाइंग करना है तो एसीसी कर लीजिए, JSW सीमेंट भी कर ही सकते हैं। अब बाकी मिड कैप स्मॉल कैप पे ज्यादा फोकस रखिए, क्योंकि JSW, अदानी और बिरला, इनके ये 3 बड़े हैं, ये तीनों लड़ेंगे लीडर बनने के लिए। छोटी छोटी कंपनियों का टेक ओवर होगा। तो आप जितना मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में पैसा डाल के रखेंगे सीमेंट में, स्टोरी थोड़ी देर से भले प्ले हो, लेकिन प्ले मल्टी बैगर के तौर पे होगी। तो लार्ज कैप में लेना है, अल्ट्राटेक बहुत बेहतरीन है, दूसरा अंबुजा बहुत बेहतरीन है, ग्रासिम बहुत बेहतरीन है। वैल्यू बाई करना है तो एसीसी एकदम गिरा हुआ है, यहाँ से ऑल टाइम हाई चला जाएगा, वो बहुत बेहतरीन है। उसके अलावा JSW, चूंकि JSW ग्रुप है इसलिए मेरे को JSW सीमेंट भी बहुत अच्छा लगता है। बाकी पर्सनल फेवरेट मेरा प्रिज्म जॉनसन या स्टार सीमेंट रहेगा।
जहाँ टेक ओवर स्टोरी में बड़ा पैसा बन सकता है। ओके, टाटा एलेक्सी पे मनदीप सिंह साहब ने सवाल पूछा है, 7500 रुपए पे इन्होंने ले रखा है, करना क्या चाहिए इसमें? अभी होल्ड करना है 5600, 5600 से 5700 के बीच में आए तो दोबारा सवाल पूछेगा। अगर वॉल्यूम से आया तो फिर होल्ड करेंगे 6500 तक, अगर बिना वॉल्यूम के आया तो एग्जिट करेंगे। ओके, इसके अलावा अगला सवाल जो आया है वो ममता सिंह जी का है। ये पूछ रही हैं कि टीसीएस और इन्फोसिस, इन दोनों में अगर वैल्यू बाय करना हो तो कहां पर करना ज्यादा बेटर रहेगा? देखिए, टीसीएस तो 3018 जब चल रहा था, 3030 के आसपास, 3038 के आसपास प्रिसाइसली मेरे को याद है, 3038 पे हमने डिस्कस किया था कि 3018, मतलब ये 10-20 रुपए छोड़ दीजिए, मुंह ले लीजिए, 3018 बेहतरीन वैल्यू बाइंग एरिया है। पहले गैप फिल करने 3323 जाएगा, उसके बाद 3586 और उसके बाद ऑल टाइम हाई। तो वहां से चढ़ते चढ़ते हाई तो बना चुका है 3162। ये जो पुल बैक आया है ये वैल्यू बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टिकट साइज थोड़ा सा बड़ा है, इन्फोसिस का टिकट साइज इससे आधा है, तो मैं इन्फोसिस ज्यादा प्रेफर करता हूं। बट दोनों आप करंट मार्केट प्राइस पे वैल्यू बाई करके रख सकते हैं, 2-3 साल के लिए ऑल टाइम हाई से ऊपर के टारगेट मिल जाएंगे। ओके, इसके अलावा रितेश सिंह साहब ने अभी अभी एक सवाल पूछ लिया आपके ही वक्तव्य के ऊपर, उगार शुगर और देवांगरी शुगर के अंदर ज्यादा बेटर कौन सा है? देखिए, मेरा पर्सनल, देखिए चूंकि क्या हुआ है, मैंने मतलब अति उत्साह में मुझसे गलती हमेशा हो जाती है कि मैं फटाफट पहले क्लाइंट को बाय दे देता हूं। देवांगरी शुगर एक्चुअल में मुझे अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में लेके रखना था, लेकिन चूंकि बाय दे दिया है तो 5 दिन की 6 दिन की वो सेबी वाली विंडो जब तक क्लोज नहीं होती है मैं नहीं ले पाऊंगा। जैसे वो विंडो क्लोज होगी आई वुड श्योरली एंटर देवांगरी शुगर, क्योंकि ये स्टॉक में मेरे को वीकली चार्ट पे कम से कम 50 और ठीक ठाक 200% की अपमूव दिख रही है। तो साल भर भी अगर समय ले ले, 1.5 साल भी ले ले और 200% रिटर्न दे दे तो कोई बुरा रिटर्न नहीं है, मल्टी बैगर ही कहलाएगा। तो इसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। 3 से 5 दिन इनसाइड बार बनता है तो उगर शुगर में मेरा ट्रेडिंग का इंटरेस्ट आएगा, वही एफडी वाला रिटर्न 1 हफ्ते 10 दिन में मिल जाए। तो उस हिसाब से अगर आप पूछेंगे वैल्यू के हिसाब से देवांगरी मेरे लिए हमेशा टॉप पिक रहेगा, जो मैं पर्सनली खरीदना पसंद करूंगा। ट्रेडिंग के लिहाज से चूंकि देवांगरी में ब्रेकआउट आया है, अभी वो फेवरेट है, 4-5 दिन बाद उगर का ब्रेकआउट आएगा तो वो फेवरेट हो जाएगा। तो ट्रेडिंग इज लाइक गर्लफ्रेंड, जिसके साथ अभी ठीक ठाक पैचअप चल रहा है वो ठीक है, नहीं ब्रेकअप कर लेंगे। देवांगरी इज लाइक वाइफ, जिसके साथ शादी करके आराम से घर पे रखेंगे। जैन साहब बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट मारा आपने वैसे। नहीं मतलब टाटा स्टील, मतलब बीवी बोलती है कि एक सौतन टाटा स्टील है, एक सौतन रिलायंस है, एक नई सौतन अदानी आ गई है। दिन रात इन्हीं की बैलेंस शीट खोल के, मतलब मेरे बेडरूम में 2 34 इंच के मॉनिटर, टेबल, पूरी डेस्क मेरी बेडरूम में ही बनी रखी है। तो रात को बैठ के मैं इन्हीं की बैलेंस शीट और ये सब पढ़ता रहता हूँ। तो 3 सौतन उसकी वैसे ही है, उसमें आज ये चौथा नाम और जुड़ जाएगा, क्योंकि 3 दिन से मैं इसकी बैलेंस शीट और ये सारी चीजें देख ही रहा हूँ। वो बेडरूम कहाँ है जहाँ गाड़ी पार्क होती है वहां पे? नहीं नहीं सर, बेडरूम बेडरूम ही की जगह, क्योंकि बच्चे भी अच्छा, वहीं सोते हैं तो मुझे वो लगा फैन की इतनी जगह। सौतनों के साथ उन्होंने कहा होगा जाओ बेडरूम की बजाय तुम पार्किंग में ही सो, वही ज्यादा बेटर है तुम्हारे लिए। नहीं, लेकिन अब ये होने वाला है, क्योंकि कल रात को 3-3:30 बजे तक मेरा मॉनिटर चालू था और उसकी लाइट चीकू की आंखों पे जा रही थी तो वो डिस्टर्ब हो रही थी। तो कल अल्टीमेटम मिला है कि अपना ऑफिस बेडरूम से बाहर शिफ्ट कर लें। हाँ, वो धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा, बेडरूम से बाहर फिर घर से बाहर ना हो जाए, जरा उसका ध्यान पार्किंग रखो। एरिया में जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। इंडस टावर, विनय ठाकुर साहब पूछ रहे हैं 340 पे लिया हुआ है, क्या किया जाए इसमें? इंडस टावर, ये वर्कोहॉलिक आदमी के साथ ये समस्या हमेशा ही रहती है सर, घर वाले समझते ही नहीं है। मतलब आपको दिमाग में आ गया तो नींद आएगी ही नहीं। इंडस टावर में अक्सर 560% वॉल्यूम राइज है, 42 मिलियन का। मेजर सपोर्ट 314 टेस्ट किया है, हैमर बन रहा है। 2-5 दिन इसको समय दीजिए। अगर ये इसी तरीके से रहा तो जैसे एटीजीएल में हैमर बना के एकदम 600 से 640 गया था, ये उस तरीके से तगड़ा बाउंस 349-350 तक दे सकता है। बट डेवलप होने में 2-3 दिन का समय लगेगा। जैन साहब, आपके ही बनारस के एक मित्र हैं, एक जाने हुए, थोड़े पढ़े लिखे, उन्होंने एक लाइन मुझे बोली थी एक समय पर कि अगर रात भर बिस्तर लगाएगा तो सोएगा कब? तो ये आपके लिए भी थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा कि रात भर अगर आप पढ़ाई करेंगे तो सोएंगे कब? सो बेटर सर, हर चीज़ एक सीमा तक रहे तो अच्छा है, सीमा के बाहर
कितनी भी अच्छी चीज़ क्यों ना हो वो नुकसान ही करती है। सो बेटर है, ठीक है, पढ़ाई अपनी जगह आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम सबके लिए करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी सेहत सर्वोपरि है। आज भी आप हाथ में पट्टी बांध के ही कर रहे हो शो तो एक थोड़ा बात आप ध्यान सही रखिए इसका। है। इसका तो नहीं लग रहा सर, इसका स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा है लेकिन दर्द गया नहीं है, तो 1 महीने रुकने बोला है डॉक्टर। अगर नहीं होगा तो एक इंजेक्शन और ट्राई करेंगे, और फिर भी नहीं हुआ तो फिर इसका लिगामेंट टेयर है, ऑपरेशन ही होगा। नहीं, मुझे तो लगा सर कल नींद की वो, नहीं मुझे लगा जी कल वो लैपटॉप की लाइट इतनी तेज थी कि हाथ में नुकसान आ गया उसका। नहीं नहीं सर, वो तो ये तो हो गया 2 साल जो पड़ा था बेलन, वो उसी का असर है। और जहां तक नींद की बात है सर, थोड़ी सी मेरे को नींद की प्रॉब्लम है, मेरा दिमाग बहुत चलता रहता है तो मेरे को नींद कम आती है। नहीं नहीं सर, सोना ज़रूरी है। हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी सोना है, तो पहले उस पर प्रायोरिटी दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। आगे बढ़ते, मतलब जितना आप अपने को रिलैक्स रखोगे उतनी अच्छी कॉल निकालोगे, उतना अच्छा प्रोडक्टिविटी रहेगा। सो थोड़ा रिलैक्स रहना भी ज़रूरी है। एक सवाल शंकर सिंह साहब का है, हमारे मेंबर भी हैं। पहले तो आपको थैंक यू बोल रहे हैं नेटवेब के लिए, उन्होंने 2360 रुपये में लेकर 2537 रुपये में बेच दिया है। अब वो JSW एनर्जी में सवाल पूछ रहे हैं, 522 पे उन्होंने लिया हुआ है, 1100 शेयर है और 6 महीने का उनका नज़रिया है, क्या किया जाए? तो 6 महीना अगर आपका नजरिया है तो 6 महीने में 540, 541, 85, 542 राउंड फिगर पकड़ लीजिए। 542 का ब्रेकआउट लेके 635 तक जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। अब ये 542 का ब्रेकआउट इस हफ्ते आता, अगले हफ्ते आता या दिवाली के आसपास आता, कहना मुश्किल है, बट मोस्ट लाइकली 6 महीने में ब्रेकआउट लेके 635 कर लेगा। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन दिस। मेरी वॉच लिस्ट में हमेशा ये काउंटर रहता है। इसके अलावा एक और सवाल आया है गगन अग्रवाल साहब का, इन्होंने आयन एक्सचेंज ले रखा है 213 रुपए के दाम पर, क्या किया जाए? आयन एक्सचेंज भी हमारी वॉच लिस्ट में है। 406 रुपए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएगा नीचे। 406 अगर स्वीप करता है, क्योंकि बाइंग क्लाइमेक्स करके ब्रेक डाउन दिया था 624 पे, और बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट 406 है। 406 करके अगर स्वीप किया तो बाउंस बैक 480 तक के लिए प्ले करेंगे। बाकी लॉन्ग टर्म वाली वॉच लिस्ट में तो ये कतई नहीं है, बस एक बाउंस बैक मैं ढूंढ रहा हूँ कि 406 स्वीप हो तो जो डेड कैट बाउंस आता है बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट करने के बाद, उसमें क्विक मनी 7-8% वाली जो बन सकती है, उतने का वेट है, वो 406 के स्वीप पे बनेगा। काउंटर बहुत अच्छा तो नहीं है। तो बहुत अच्छा तो ये शेयर नहीं दिखाई पड़ रहा है, जो एक राय आपको जैन साहब ने दी है। सुशील जी जो कि हमारे एक मेंबर भी हैं, इन्होंने पूछ रहे हैं कि BSC क्या 1750 का गैप पूरा करेगा, आप क्या मानते हो? 1750 का गैप, अच्छा देखिए, अब मैं यहाँ पे पहले एक चीज डिस्क्लेमर दे दूं। 911 का अदानी ग्रीन का गैप मैं ये मान के चल रहा था कि फिल नहीं होगा, बट मार्केट ने दिखा दिया कि आप कुछ भी मानो, करना अपने मन का ही है, और वो गैप फिल होने आया। तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया, जब फिल करने आया तो मैंने अपने हिसाब से लॉन्ग किया और ऊपर 976 तक उसको निकाल भी दिया। तो ये कहना कि आ ही जाएगा मुश्किल है, बट चूंकि इसने गैप फिल करना स्टार्ट किया है, एक गैप इसका 2200 के आसपास था, उसको फिल किया है, तो ये कह सकते हैं कि गैप फिलिंग की शुरुआत हो चुकी है। तो उस हिसाब से 1790 का जो गैप है, इट कैन बी फिल्ड, मतलब अब वो प्रोबेबिलिटी बढ़ने लगी है, और 2385 नहीं टूटना चाहिए था जो टूट चुका है। तो अब अगला सपोर्ट है 2385 टूटने के बाद 2038 का, उसको टच करते करते एक फ्लैश क्रैश में अगर इस गैप को फिल कर ले तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। तो मैं उस फेवर वाला हूं कि ये गैप फिल हो सकता है। तो एक राय आपको दी गई है BSC के संदर्भ में। संदीप सिंह हमारे मेंबर हैं, हिंदुस्तान कॉपर, इनके पास 245 का है, आज मेटल में तेजी भी है, तो ये पूछ रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट कहां बुक करना चाहिए? हिंदुस्तान कॉपर में बाउंस आ रहा है, बाउंस जा सकता है स्विंग हाई 262 रुपए तक, आइडियली 262 तक। तो 262 पे प्रॉफिट मत बुक कीजिएगा, एक बार सवाल पूछिएगा, क्योंकि हो सकता है मैं अपना व्यू वहां पे चेंज करूं। तो आपको एक लेवल बताया गया है, उस लेवल को आप ध्यान रखिएगा और वहां पे एक बार दोबारा रिव्यू करवा लीजिएगा। ध्रुव पाठक साहब पूछ रहे हैं कि बॉम्बे डाइंग और रेणुका शुगर में टारगेट्स और स्टॉप लॉस दोनों बता दीजिए। देखिए, बॉम्बे डाइंग तो 2 बार प्रॉफिट बुक हम करा चुके हैं और 200 रुपए 90 पैसे मुझे जाते हुए दिख रहा है। आइडियली पता नहीं क्यों मेरी वॉच लिस्ट में आज बॉम्बे डाइंग नहीं आया, जबकि आना चाहिए, अलर्ट शायद नहीं ट्रिगर हुआ है, ओपन लो के साथ चला है, तो आज सुबह बाई बनता था। नॉनदलेस अभी भी बाई करेंगे तो आज का लो स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में एक बार अटकेगा 187 पे, और 200 रुपए 90 पैसे इसका टारगेट है। रेणुका शुगर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रीएम्प्ट मत कीजिए,
कल बड़ा वॉल्यूम था, 5,945% वॉल्यूम राइज था। आज भी 300% वॉल्यूम किया है, लेकिन इनसाइड बार है और छोटी रेंज है। ऐसी अगर 3 से 5 दिन बन गई तो फिर हम रेणुका शुगर में बाइंग करेंगे। एकदम इमीडिएट बाई करना है तो तवांगरी शुगर है। ओके, एक बार एक स्टॉक लेकर आए डायरेक्टर साहब जरा, ओला इलेक्ट्रिक का। अभी अभी एक स्पाइक आया उसमें 7% ऊपर, अब ओला इलेक्ट्रिक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बढ़िया तेजी यहाँ पर आज भी देखने को मिल रही है। जैन साहब, लास्ट टाइम हमारी जब बात हुई थी तब ये शेयर था कहीं 48 से 50 रुपए की रेंज में। आज हम बात कर रहे हैं 66 रुपए की रेंज में। ये पिछले 5 दिन का चार्ट लगाई जाए डायरेक्टर साहब इसका, क्योंकि जिस तरह की तेजी इसमें आई है 5 दिनों के अंदर ही ये शेयर करीब 54 रुपए से आज 66 रुपए पे खड़ा है। क्या करना चाहिए इसमें? सर इसमें अगेन वही 110 से 10 का व्यू था और 40 पे हमने पलट लिया था, क्योंकि 1668% वॉल्यूम राइज था और लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था 48.9 निकला है तो 66.66 तक जा सकता है। वो लेवल अचीव हो गए हैं। अगर आपने लिया है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 66.66 निकालना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। 2 5 दिन 8 दिन 67 के ऊपर टिक लेने दीजिए, तब दोबारा री एंटर कर लीजिएगा। बट एक बार के लिए 50%, क्योंकि ब्रेकआउट से 5 ही दिन में चला है तो प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। एक बार निकल जाइए, 67 के ऊपर टिका तो दोबारा ऐड कर सकते हैं। उस केस में आपका टारगेट बनेगा 80.80, अगर ये सस्टेन किया तो। 80.80 के टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे, तब आप इसके ऊपर, अगर वो सस्टेन करता है तो। सो आप को एक राय दी गई है, करना क्या है चाहिए ओला इलेक्ट्रिक में स्थिति बढ़ेगी तेजी के बाद। एक सवाल आया है अविनाश काले साहब का। ये पूछ रहे हैं कि ये 10 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। कोई स्टॉक आपके दिमाग में आ रहा है? तो शॉर्ट टर्म के लिए तो देखिए, ट्रेडिंग आपको स्टॉप लॉस टारगेट और जब मोमेंटम बने तब करना चाहिए। जैसे नेटवर्क में सुबह बना था, रिकॉल में बना था, तो इस टाइप से इमीडिएट तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए आपको क्या बोल दूं, क्योंकि सुबह जनरली चलते हैं। बट जुड़े रहिए, शो के दौरान कोई ना कोई शो निकल ही आएगा स्टॉक। बाकी प्री कॉल में जस्ट अभी टारगेट कंप्लीट हुआ है, 1-2 दिन कंसोलिडेट कर ले तो बाई देंगे। शुगर सेक्टर पे ध्यान रखिए, शुगर सेक्टर में 4-5 दिन में अच्छा डेवलपमेंट में पैसा बनने की उम्मीद है, तो शुगर पे ध्यान रखिए। तो शुगर सेक्टर पर नज़र रखिएगा, लेकिन एक साथ एक बार में पूंजी मत डालिए। बाजार ऐसा नहीं है कि इंट्राडे पोजीशन आप दोपहर में शुरू करें, तो आपको थोड़ा समय दीजिए। कोई अच्छी कॉल मिलेगी तो आपको ज़रूर बता दी जाएगी। एक सवाल आया है वसीम अंसारी साहब का, माफ़ कीजिएगा, इन्होंने, ये हमारे मेंबर भी हैं, इन्होंने ABFRL लिया हुआ है 78 रुपये या कह लिए 79 के दाम पर। क्या करना चाहिए इसमें? ये 73-74 रुपीज के आसपास हमने डिस्कस किया था कि वैल्यू बाइंग है। पहले गैप फिल करने ऊपर 84 तक आएगा, जो इसने पिछले 3 दिन में किया है। वॉल्यूम राइज भी है, पिछले 5 दिन में देखें तो इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम दिखना स्टार्ट हुआ है। अब अगर 80 रुपए प्रोटेक्टेड रह जाता है इस काउंटर में, अब अगर 80 नहीं टूटा क्लोजिंग बेसिस पे, 80 नहीं टूटा, तो फिर ये काउंटर आराम से जो स्विंग हाई है डेली चार्ट पे 98 का, उसको टेस्ट करने जा रहा है। और चूंकि ये वो डीमर्जर और ये सारी चीजें इसमें हुई थी जिसकी वजह से दब गया था। ओवरऑल तो मेरे को 120 रुपए दिख ही रहा है। तो अगर आप 2-3 साल या उससे ज्यादा समय दे सकते हैं तो आपके लिए बड़ा पैसा कमा के देगा काउंटर। बट शॉर्ट टर्म प्ले कर रहे हैं, 80 टिका रह गया तो 88 और 98 दो टारगेट मिलेंगे। एक इंटरेस्टिंग सवाल है जैन साहब, सेमीकंडक्टर एक बड़ी स्टोरी है, इस स्टोरी के अंदर कोई स्टॉक जो आपको लगता है कि आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इन्वेस्ट किया जा सकता है? तब देखिए, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता सेमीकंडक्टर कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा है। बट हाँ, इसमें शायद तेजस नेटवर्क का नाम आना चाहिए जहां तक मेरी मेमोरी, या तो आप मेरे को 2-4 स्टॉक बताइए तो मैं चेक कर लूं। अगर सीजी तेजस पावर को आप देखिए, नेटवर्क, सीजी सीजी पावर पावर हमने सीजी पावर हमने बाय दिया है, क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। 31 दिन में 36% का पोल बनाया था, उसके बाद फ्लैग बना था लास्ट फ्राइडे, उस फ्लैग का ब्रेकआउट आया है 695 पे, 800 रुपए जाते हुए दिख रहा है। हमारा जो 7-8% का टारगेट था एफडी का, वो बुक करके हम निकल चुके हैं। 4-5 दिन अगर कंसोलिडेशन बनी तो हम दोबारा बाय करेंगे, क्योंकि जो पूरा फ्लैग है उसका कम से कम टारगेट 800 रुपए है। सीजी पावर कुछ लोग लॉन्ग हो भी सकते हैं, हमने हालांकि प्रॉफिट बुकिंग दे दी है, बट कुछ क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं क्योंकि वो 800 का व्यू लेके चल रहे हैं। और दूसरा तेजस एग्जैक्टली, मेरे को लगा ही था क्योंकि वॉल्यूम इसमें आया है।
पिछले थर्सडे को 10 मिलियन का वॉल्यूम है, 994% राइज इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम आया है। और आज मतलब 1 2 3 4 5 6 7 दिन इनसाइड बार बना के आज वापस से वॉल्यूम राइज है 148% का। 2.48 मतलब 248% का रिलेटिव वॉल्यूम है। 647 तक जा सकता है। 647 निकला तो फिर ये गैप फिल करने के लिए 687 तक जाएगा। तो यहां से 647, उसके ऊपर 687, दो टारगेट मिल सकते हैं। ओके, तो सेमीकंडक्टर थीम को आप प्ले करना चाहते हैं तो कुछ शेयरों के ऊपर आप अदरवाइज नजर रखिएगा। गौतम कुमार साहब पूछ रहे हैं कि पहले तो ये प्रशंसक हैं, आपके फैन हैं, बोल रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स में क्या करें, 697 रुपए के दाम पर उन्होंने खरीदारी की है। देखिए, अगर इस सेगमेंट में आपको रहना ही है, मतलब ये गोल्ड ज्वेलरी वाले में, टाइटन 3376 का स्वीप करके वापस ऊपर आया है। यहाँ से ऑल टाइम आई 3800 3820 जो भी है वो निकल जाएगा, उसके ऊपर 4200 भी निकल जाएगा। इस सेक्टर में छोटे में मेरे को पीसी ज्वेलर समझ में आता है, बड़े में टाइटन। इसके अलावा मेरे को कोई भी स्टॉक नहीं समझ में आ रहा। कल्याण ज्वेलर अगर धीरे धीरे करके वापस 410 के लेवल रिटेस्ट करता है, मेरे को कोई सरप्राइज नहीं होगा। तो इस सेगमेंट में बेस्ट पिक टाइटन, अगर छोटा करना ही है तो पीसी ज्वेलर्स। एक नितेश सारंगी साहब हमारे मेंबर भी हैं, ये पूछ रहे हैं कि सोम डिस्टिलरीज में क्या करना चाहिए, 160 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है। तो 153 का आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था, नहीं लगाए हैं तो 137 रुपए के पास स्ट्रगल कर रहा है। इवेंचुअली ये टूटेगा और 116 रुपए आएगा। 116 रुपए में वैल्यू प्लेयर हर के सोम डिस्टिलरी रख लें, स्टॉक आराम से 250 रुपए तक निकल जाएगा। तो ट्रेडर के लिए कोई अपॉर्चुनिटी अभी दिख नहीं रही है। 116 रुपए के आसपास इन्वेस्टर्स को हर के रख लेना चाहिए इसको। नहीं, आपने एक लाइन बोली क्या, बैंजू, सॉरी, आपने एक शब्द बोला है बैंजू प्लेयर। नहीं नहीं, हर भर के रख लेना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को। अच्छा अच्छा, शायद मुझसे सुनने में दिक्कत होगी। एक सवाल आया है एनएसडीएल के ऊपर, नई एंट्री करने की इच्छा रखी है सौरभ अग्रवाल साहब ने, पूछ रहे हैं कहाँ करना चाहिए, कहाँ करेक्ट होकर एंटर करें। सर स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। एनएसडीएल। आईपीओ बेस बनने का वेट करना चाहिए सर। आईपीओ बेस बनेगा स्टॉक में, शुरुआती लक्षण है कि आईपीओ बेस बनाएगा, बट जो मूविंग एवरेज है वो 968 पे है, प्राइस 1242 पे है। तो ये जो पूरा एयर है इसको फिल करने ये शायद साइडवेज रहेगा और यही साइडवेज इसका बेस डेवलप करेगा। तो एनएसडीएल 2-3 महीने लगा सकता है बेस डेवलपमेंट में, बट बेस डेवलप होगा और अपसाइड ब्रेकआउट बनना चाहिए स्टॉक में। तो अगर शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बेस बनने का वेट कीजिए, उसके बाद लीजिएगा। ओके, एक सवाल है जी एंटरटेनमेंट के ऊपर, 6 महीने के लिए 116 रुपए के दाम पे खरीदारी की है, क्या करना चाहिए। 6 महीने के लिए लिया है तो शांति से बैठे रहिए। 124 रुपए के ऊपर ऐड कर सकते हैं, 144 रुपए का टारगेट मिल जाएगा और 144 निकलने के बाद बड़ी तेजी डेवलप होगी जी में। तो 144 निकलने दीजिए, उसके बाद बड़ी तेजी डेवलप होते हुए दिखाई पड़ेगी। मोहित जी का सवाल आया है श्रीराम फाइनेंस के ऊपर, ये आपका व्यू पूछ रहे हैं, यहाँ क्या करना चाहिए। श्रीराम फाइनेंस में 720 निकलने के बाद ही खरीदूंगा। फिलहाल हो सकता है ये 522 आए। 589 का पहला टारगेट था जो हो गया है, 522 दूसरा टारगेट है और मेरे को लग रहा है 522 आएगा। इसमें बड़ी तेजी 720 के बाद ही बनेगी। 522 के राउंड स्वीप किया तो लॉन्ग करेंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। 722 के बाद ही निकलेंगे, बाइंग स्टार्ट करेंगे। ओके, लक्ष्य अग्रवाल साहब पूछ रहे हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स और नेटवर्क 18 को लेकर क्या किया जाए। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक हमारे क्लाइंट के पास लॉन्ग हो सकते हैं, हमने बाय दिया था। लक्ष्मी केमिकल आपको याद होगा, मैंने याद भी दिलाया था कि आईएफसीआई टाइप का गोला बना हुआ है। मूविंग एवरेज में पुल बैक करके चलना है। 209.50 निकले तो तुरंत घुस जाइएगा। 209.50 आज ओपन लो के साथ निकला है। 224.30 तक जा रहा है। 224.30 निकलने के बाद 250 भी जाएगा। हमारे क्लाइंट्स के पास ये लॉन्ग हो सकता है। और नेटवर्क 18, नेटवर्क 18 में 53.76 का लेवल रिक्लेम हो गया। सेकेंड डे है जो उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, इसी तरह टिके रहा। मेरे को पूरी उम्मीद है टिका रहेगा। मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये वीक लॉन्ग्स को शेक करने नीचे आया था, तो अब ये अगर 53-76 के ऊपर टिका रह जाता है, बल्कि मैं 52 से 53-76 की रेंज पकड़ ले रहा हूँ।
52 के ऊपर टिका रह जाता है तो 58.55 आएगा और उसके ऊपर एकदम से फटके 77 रुपीज तक जा सकता है, 77.45 तक जा सकता है। तो 6 महीना, 8 महीना, 1 साल का समय दीजिए, आराम से 77 रुपए लीजिए। तो आपको एक राय दी गई है, आप उसके हिसाब से यहाँ पर रणनीति बना सकते हैं। पीयूष पराशर साहब हमारे मेंबर भी हैं, इनके पास जियो फाइनेंस के शेयर हैं 160 236 रुपए के दाम पर, लंबी अवधि का नजरिया है, क्या करें इसमें? तो देखिए, मेरी ईमानदारी से पर्सनली मेरी सलाह और गट फील बहुत स्ट्रांग है। जियो फाइनेंस छोड़ के रिलायंस में घुस जाइए। जियो की जो मोबाइल वाला बिजनेस है उसकी वैल्यू अनलॉकिंग, रिलायंस रिटेल की अनलॉकिंग, सोलार पावर वाला जो है अगर इसी में रख लिए ऑयल एंड गैस के साथ तो अलग चीज है, लेकिन अगर उसको भी ग्रीन एनर्जी वाले कारोबार को भी अगर अलग किए, मतलब ये वैल्यू अनलॉकिंग हुई, रिलायंस फट जाएगा। 2400 रुपए तो आराम से मिलेगा, 2000 तो कहीं नहीं जा रहा है। तो जियो फाइनेंस की जगह मैं रिलायंस में रहना ज्यादा पसंद करूंगा। बट जियो फाइनेंस भी आप रह सकते हैं 347 और उसके बाद 500 रुपए का टारगेट मिलेगा, लेकिन जब तक 347 और 500 देगा तब तक रिलायंस इससे बहुत ज्यादा पैसा दे चुका रहेगा। तो मुझे अगर चुनना है तो मैं रिलायंस को चुनूंगा, मैं जियो फाइनेंस को नहीं चुनूंगा। ओके, साईं प्रवीण साहब पूछ रहे हैं कि साइन डीएलएम में क्या करना चाहिए उन्हें? साइन डीएलएम, साइन डीएलएम स्टॉक में वीकनेस है सर, क्लियरली। मेरा बाई का तो कोई भी सजेशन नहीं रहेगा। बाई करना भी होगा तो 510 के ब्रेकआउट के बाद ही मैं बाई करूंगा। तो अभी नो व्यू विद अ बेयरिश बायस। तो आपको एक राय साइन डीएलएम के संदर्भ में दी गई है, आप उसको देख सकते हैं एक बार के हिसाब से। एक सवाल आया है ग्लोबल हेल्थ को लेके, सबिया सैयद जी पूछ रही हैं इनमें करना क्या चाहिए इन्हें? 67-20 हो गया। ग्लोबल हेल्थ वेल्थ तो आप बना रहे हो। ग्लोबल हेल्थ, अच्छा मेदांता, मेदांता जी मेदांता सर बढ़िया बेस बना रहा है। आईपीओ आया था, आईपीओ बेस इसने लगभग 50 दिन का बना के 523 में ब्रेकआउट दिया था और 1500 तक गया था। उसके बाद से पूरा अभी 350 प्लस डेज हो चुके हैं पैटर्न बनते हुए, जिसका ब्रेकआउट 1470 पे है। ये स्टॉक अगर आप इन्वेस्टर हैं, थोड़ा ऊपर नीचे में आपको दिक्कत नहीं होती है और नीचे में आप ऐड करते हैं, उस टाइप के आप आदमी हैं तो ले लीजिए, यहीं पे ले लीजिए और अगर डिप मिलती है तो ऐड करते जाइए। अगर आप मेरी तरह ट्रेडर हैं तो 1462 का लेवल नोट कर लीजिए, वो निकलने के बाद स्टॉक में कम से कम 1800 रुपए तक की अपसाइड बनेगी। मैं 1462 के बाद पार्टिसिपेट करूंगा क्योंकि मैं ट्रेडर हूं। आप इन्वेस्टर हैं तो तुरंत घुस जाइए। ओके, भारती देवी जी बैंगलोर से एक सवाल पूछ रही हैं, इनके पास अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के शेयर हैं 907 रुपए के दाम पर और हिंडाल्को है 657 रुपए के दाम पर, नजरिया 6 महीने का है, क्या किया जाए इसमें? हिंडाल्को आपके पास है 6 महीने के लिए है तो 709 का ब्रेकआउट आ गया है, 742 रुपए आ गया है। मेरे ख्याल से ये डिविडेंड एडजस्ट करके ऑल टाइम हाई 767 है। 767 चला जाएगा, 767 निकलने के बाद ये 900 रुपए जाएगा। बल्कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इसको देखना बंद कर दीजिए। आइडियली तो जिस आपका पैटर्न है कम से कम 1000 रुपए तो बनता है इसमें। और मेरे लगभग जितने इन्वेस्टर क्लाइंट है सबके पास 600 रुपए से 570 के बीच में बाई किया हुआ पड़ा है और 1000 रुपए के आसपास सेलिंग के ऑर्डर लगे हुए हैं कि 1000 रुपए आए तो वहां बेच के बुक कर लेंगे। क्योंकि टाटा स्टील में खुद करता हूं इसलिए मैं दूसरों को नहीं बता पाता सेबी रूल की वजह से। वेदांता सेकंड बेस्ट मेरा हमेशा हिंडाल्को रहा है, थर्ड बेस्ट वेदांता रहा है। हिंडाल्को आराम छोड़ दीजिए, 1000 रुपए पे पूछिएगा। तो 1000 रुपए पे आराम से इसको आप पूछिएगा, आपको एक राय दी गई है। सिरमा एसजीएस नया ऑल टाइम हाई बना रहा है क्या करना चाहिए? सिरमा में देखा कुछ है कि प्रॉफिट बुकिंग दी है। सिरमा सर मेरी लिस्ट में बार बार आ रहा है और मेरे को ये स्टॉक अच्छा लगता है। आज ऑल टाइम हाई का शायद ब्रेकआउट भी है। देखिए इसमें 90 हफ्ते का कपनैंडल पैटर्न ब्रेकआउट कह सकते हैं आया था 660 रुपए पे, जिसका टारगेट 1000 रुपए है। 3 बार हम 2 से 3 बार इसमें हम 7-7% की मूव ले चुके हैं। अभी फिलहाल कंसोलिडेशन से निकल के अपने टारगेट से अचीव कर रहा है, तो फिर 5-7-8 दिन की कंसोलिडेशन बनेगी तो मैं दोबारा बाई दूंगा। 1000 रुपए तक का मूव तो आराम से, 900 से 1000 रुपए का मूव आराम से दिख रहा है।
तो 900 से 1000 रुपए तक का मूव आ सकता है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली लगातार चल रहा है तो बीच बीच में हो सकता है थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग होती रहे, उस पार्ट को भी आप ज़रूर ध्यान लेकर ही काम करिएगा। इसके अलावा एक सवाल आया है निष्ठा श्रीवास्तव जी का, जो कि मेंबर भी हैं। ये पूछने की कि क्या टाइटन को इन दामों पर एंटर करना चाहिए? सर शर्मा एजीएक्स में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, क्लाइंट्स लॉन्ग है, रिस्क फ्री हुए हैं, टारगेट अभी बचा हुआ है। दूसरा टाइटन पे आ जाए, टाइटन जब बिजनेस अपडेट आया तो स्टॉक गैप डाउन खुला था और 3372 का लो इसमें स्वीप किया था। तब से हम कहते आ रहे हैं कि 3820 का ऑल टाइम हाई भी आ जाएगा, 4200 भी आ जाएगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो हर भाव पे खरीदते चलिए। अभी एक ब्रेकआउट के पास खड़ा हुआ है तो इसको ले लेना चाहिए, 4200 पे बिक जाएगा, आराम से बिक जाएगा। तो लेकिन ये ट्रेडर्स के लिए नहीं, इन्वेस्टर्स के लिए। तो आपको एक राय दी गई है टाइटन के लिए, अगर आपको कहीं एंटर करना है तो कहाँ एंटर कर सकते हैं। हर्षित अहलूवालिया साहब पूछ रहे हैं कि ब्रिटानिया का फ्यूचर इन्होंने बाय किया हुआ है, क्या करना चाहिए इसमें? ब्रिटानिया का फ्यूचर बाय किया तो एक बार होल्ड कर सकते हैं सर। ऊपर में आप एक बार दोबारा सवाल मुझसे पूछिएगा, जब ये काउंटर 6099 आए, 6099 पे दोबारा सवाल पूछिएगा। वीकली पे बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, निकला तो 7000, नहीं निकला तो वापस से 5400 रुपए। तो ब्रिटानिया को लेके अगर नहीं निकला तो 5400 रुपये के आसपास भी आ सकता है। इस पार्ट को भी आप एक ध्यान में रखिएगा। एक और सवाल आया है विमता लैब को लेकर। ये सिद्धार्थ नाथ साहब का एक सवाल है, ये हमारे मेंबर भी हैं। ये पूछ रहे हैं कि 656 रुपये पे उन्होंने विमता लैब ले रखा है, और क्या आप जैसे अदानी ग्रीन के ऊपर बाय सेल करते रहते हैं, ऐसा विमता लैब के ऊपर भी किया जा सकता है क्या? नहीं सर, वैसा नहीं करना चाहिए। विमटा लैब में एक बेस का ब्रेकआउट था 587 पे, ब्रेकआउट आया था जुलाई के लास्ट वीक में। उसके बाद 4 वीक की इनसाइड बार और 5 टाइट क्लोजेस ऑन वीकली था, जिससे आज इस वीक में फटा है। ये स्टॉक आपको 900 950 रुपए मिलेगा, वहां पे बुक करके खाली कर लीजिएगा। ओके, नैन्सी जी जो कि हमारे मेंबर भी हैं, ये पूछ रहे कि यथार्थ में इनका प्राइस है 733, सो 50% का गेन है, क्या ये लेकर निकल जाएं या प्रॉफिट बुक कर लें? तो देखिए, यथार्थ हॉस्पिटल आज ही हमने अपने क्लाइंट्स को टारगेट डन दिया है, या क्या दिया देखना है। यथार्थ क्लाइंट्स को लॉन्ग हो सकता है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमने ट्रेडिंग के लिए दिया था, तो रिस्क फ्री हुए हैं, टारगेट अभी बचा हुआ है। अब यथार्थ में देखिए ब्रेकआउट आया था राउंडिंग बॉटम का, पूरा राउंडिंग बॉटम था 188 दिन का, 20 दिन लगा के रिटेस्ट करके चला है। तो यहाँ से काउंटर में 1000 रुपए तक की अपमूव आनी चाहिए। बिल्कुल ना छेड़े, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 1000 रुपए मिल जाएगा। ट्रेडर हैं, रिस्क फ्री हमने करा दिया है। अब बाकी जब टारगेट पे जाएगा तो प्रॉफिट बुक करा देंगे। ओके, 1000 रुपये तक जा सकता है अगर आप इन्वेस्टर हैं। तो ट्रेडर हैं तो आपको लेवल बता दिया जाएगा, वहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा।